ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आवेश क्या होता है, आवेश का इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या महत्व है, इस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है, जितने भी सारी बेसिक चीज़ होती है वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था, सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि इस आवेश को, ठीक है, ये जो आवेश उत्पन्न होता है यहाँ पर, तो यही आवेश को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, वही सब विधि का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आवेश किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। जो आवेश होता है वो किसी वस्तु का एक गुण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया जाएगा तो उस वस्तु में आवेश आ जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन का लेन देन हम किस किस विधि के द्वारा करा सकते हैं? या तो हम वस्तु को घींच सकते हैं, इस प्रकार से घिसने से भी क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का वस्तु हो गया, ये एक प्रकार का वस्तु होगा, इसको आपस में घिसेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी विधि को ही कहते हैं घर्षण की विधि, यानी कि घर्षण की विधि के द्वारा भी हम कोई वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे हम लोग को पढ़ना है प्रेरण। एक प्रक्रिया होती है प्रेरण की विधि, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर जब आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा किस प्रकार से विद्युत आवेश को उत्पन्न किया जाता है। तो हम लोग जो जनरली यहाँ पर बात करेंगे अभी घर्षण से किस प्रकार से वस्तुओं में आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो वही कहता है कि यदि कोई दो अनावेशित वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है या फिर घर्षण कराया जाता है, ठीक है, कोई अनावेशित वस्तु मतलब कोई चार्ज नहीं है। देखिए, ये भी एक वस्तु है जो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ये भी एक वस्तु है जो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। लेकिन जब तक इसके इलेक्ट्रॉन इनके कक्षा में रहते हैं, इस जो भी पदार्थ बना है वो परमाणु से बना है, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन यदि अपने कक्षा में ही रहता है तो इसमें से कोई ऊर्जा नहीं बनता, ये हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, तो यदि इस दोनों वस्तु को आपस में ऐसे ही खुले छोड़ दिया जाए तो इसमें कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि ये दोनों वस्तु को आपस में हम लोग घिसते हैं, पहले तो इसमें अनावेशित मतलब इसमें कोई आवेश अभी नहीं है, आवेश नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लोग रगड़ते हैं इस प्रकार से तो क्या हो जाता है, ये दोनों अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है, इसमें चार्ज आ जाता है। और यह चार्ज जो होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज, मतलब अलग अलग टाइप का चार्ज देखने को मिलता है। यही हम लोग घर्षण में पढ़ने वाले। ठीक है, तो उसी का ही सबसे अच्छा उदाहरण लेकर के हम लोग बनाते हैं सबसे पहले कि यही दो उदाहरण हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि यदि कोई कांच का छड़ लिया और रेशम का कपड़ा लिया, इस दोनों को आपस में अगर रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कांच और छड़, एक कांच लेंगे हम लोग कोई भी कांच, ठीक है, और एक रेशम का कपड़ा लेंगे, और जो पहले से क्या है, ये परमाणु से मिलकर के बना होता है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन ये अनावेशित हैं, इसमें कोई भी अभी चार्ज नहीं है। दोनों वस्तु को यदि इस कपड़ा को और कांच को, यानी कि रेशम के कपड़ा को और कांच को, यदि अभी इसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, यदि इसको हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, एक कांच और रेशम जो पहले अनावेशित था इसमें आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और जो कांच होते हैं इस कांच में धन आवेश देखने को मिले, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें किस प्रकार से आवेश आ जाएगा, तो यह धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऋण आवेशित उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएंगे इस प्रकार से। देखिए, रेशम का कपड़ा और ये कांच, पहले कोई उसमें आवेश नहीं था, उस कपड़े में, उस रेशम के कपड़े में और एक कांच के छड़ में पहले कोई आवेश उत्पन्न, मतलब आवेश नहीं था। आवेश तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से उत्पन्न होता है। यदि इस रेशम के कपड़े को और कांच के छड़ को आपस में घर्षण कराया जाता है, यानी कि रगड़ा जाता है, तो हम यही पाते हैं कि जो कांच होता है, इस कांच के छड़ धन आवेश का गुण आ जाता है, और इस रेशम के कपड़े में ऋण आवेश का गुण आ जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग आवेश है और भी जातीय आवेश आ जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखें कि कोई भी दो अनावेशित वस्तु का अगर आपस में घर्षण कराया जाता है तो वस्तु में भी जातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो पहले ये अनावेशित इसको अगर रगड़ाते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें अलग अलग आवेश आ जाते हैं। तो एक बार और हम लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं कि कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर किस में धन आवेश और किस में ऋण आवेश। फिर हम लोग के छड़ के जगह पर एबोनाइट का छड़ और रेशम का छड़, हम लोग रेशम का कपड़ा ऊन का कपड़ा देखें, उसके बाद हम लोग को दिया जाता है एबोनाइट का छड़ और ऊन का कपड़ा को लेते हैं एक। अब हम लोग जैसे कांच का छड़ लिए थे वैसे एबोनाइट का छड़, एबोनाइट क्या होता है, तो एबोनाइट एक प्रकार का रबड़, अशुद्ध रबड़ टाइप का होता है, इसका पेन उन से भी बनता है, और यह रबड़ का ही एक अशुद्ध रूप होता है। वो उसको अगर और ऊन के कपड़े के साथ अगर दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इस बार क्या होता है, एबोनाइट का जो छड़ होता है इसमें ऋण आवेश आ जाता है,
और जो ऊन के कपड़ा है उस कपड़ा में हमको धन आवेश देखने को मिलता है, धन आवेश। अभी आवेश को देखने थोड़ी मिलेगा। तो इस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब यदि दो अनावेशित वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो उन दोनों वस्तुओं में विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि हम लोग कांच के छड़ को और रेशम का कपड़ा, दोनों का कंपेयर को, मतलब दोनों के जोड़ी को याद रखना है, कांच और रेशम, कांच का कपड़ा, कांच का टुकड़ा और रेशम, कांच और रेशम, एबोनाइट और ऊन, एबोनाइट और ऊन, कांच और रेशम। तो कांच और रेशम का जब आपस में घर्षण कराया जाता है तो कांच में मेरा धन आवेश और रेशम के कपड़ा में मेरा ऋण आवेश आ जाता है। वही एबोनाइट के छड़ को यदि हम लोग किसी ऊन के कपड़े के साथ घर्षण कराया जाता है तो एबोनाइट के छड़ में ऋण आवेश और ऊन के कपड़ा में धन आवेश आ जाता है। इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। कुछ गुण, इसका आवेश का कुछ गुण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछली कक्षा में, ठीक है, कि जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो ये आवेश का पहला बोले थे कि एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करता है, एक आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल आरोपित करता है। मतलब पहला गुण हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पहला गुण वहाँ पर पढ़े तरीके, जिसको कूलम के नियम से, कूलम का नियम के नाम से जाना था, लेकिन हम इसको गुण में डाल दिए क्योंकि एक प्रकार का गुण ही होता है। जिसमें से अगर हम लोग कोई सजातीय आवेश को लाते हैं, ठीक है, ये कोई वस्तु है जिसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है और एक ये भी वस्तु है, इसमें भी जो जब हम दोनों को किसी दूसरे, मतलब इस वस्तु में भी प्लस का चार्ज उत्पन्न हुआ है, धन आवेश उत्पन्न हुआ है, और ये दोनों वस्तुओं को जब हम लोग आपस में एक तरफ सटाएंगे तो ये क्या करेंगे, सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, सामने की ओर नहीं होते। जिस प्रकार से हम लोग चुंबक के बारे में जान सकते हैं कि चुंबक अगर ध्रुव सेम रहता है, यानी कि सेम पोल रहता है और उसको सामने तरफ लाते हैं तो आने नहीं खोजते, उसी प्रकार से होता है कि यदि हम लोग कोई सजातीय आवेश, मतलब एक ही जाति के आवेशों को, मतलब प्लस या प्लस को, माइनस या माइनस को, उसको अगर सामने लाते हैं तो वो एक दूसरे के सामने ना आ करके दूर भागते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखा गया। फिर यदि हम लोग कोई विजातीय आवेश को लेते हैं, मतलब एक वस्तु है जिसमें माइनस चार्ज हुआ है और एक दूसरा वस्तु है जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है, ये दो वस्तु को जब आपस में सामने की ओर लाया गया तो ये झट से क्या हो गया, एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। ये इसके बल से ये आकर्षित हो जाते हैं, ये भी इसकी तरफ आकर्षित होता है और वो वस्तु भी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आवेश वस्तु नहीं, ये आवेश वस्तु भी इसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये आवेश भी मतलब आकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षण करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण कराते हैं। यही बोलते हैं एक आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल आरोपित करता है, ठीक है। ये मेरा पहला गुण था, ठीक है। एक हम लोग दूसरा गुण भी इसके बारे में, दूसरा गुण पढ़े थे। दूसरा गुण हम लोग पढ़े थे कि जो आवेश है, यह आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, Q बराबर Ne, ये हम लोगों ने पढ़ा था, Q बराबर Ne। तो ये Q बराबर Ne को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब इसमें एक न्यूमेरिकल्स आएगा जिसमें हम लोग एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक है, आवेश का दूसरा गुण हम लोगों ने यह कहता था कि कोई भी जो होता है आवेश जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होते हैं। मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या का गुणज होता है, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम था। तो इस दूसरे नियम की मदद से हम लोग यह निकाल सकते हैं कि एक कूलम आवेश में या फिर कितने भी कूलम आवेश में दिया रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें, हम लोगों के बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्याएं हो सकती है, ये हम लोग निकाल सकते हैं किस प्रकार से। देखो Q बराबर हम लोग को दिया गया हुआ है क्या कि आवेश एक कूलम, तो Q बराबर कितना दिया, एक कूलम। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है 1.6 × 10⁻19, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पूछा है। तो n हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोगों के एक ही फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है Q बराबर Ne, मतलब आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक कूलम आवेश दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 1.6 ×
एक दिया हुआ है हमको, तो यहाँ से अगर हम n को अलग करते हैं, देखिए n को अलग करते हैं तो n और ये पूरा संख्या ये आपस में गुना में है, तो इस बार अगर ये संख्या को पूरा इस पर भेजेंगे तो वो बट्टा के नीचे आ जाएगा, मतलब 1, और बट्टा का नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। -19 कूलम, ठीक है, ये होता है। अब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा के नीचे 1.6। अब देखिए किसी का पावर, घातांक का नियम कहता है कि यदि किसी का पावर कोई भी संख्या रहता है उसका माइनस पावर रहता है, तो इस माइनस पावर का मतलब होता है बट्टे, ठीक है। जैसे कि a का पावर या 9 का पावर -1 है, मतलब हम लोग इसको 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम लोग 9 का पावर 1 लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी संख्या के नीचे हमको इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, मेरा बट्टे में है, तो इस माइनस को अगर हम लोग हटाएंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 का पावर 19 ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही होता है बट्टे, तो इसका हम लोग अगर हटाते हैं तो ऊपर चला जाएगा ही, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग दशमलव का हटाते हैं तो ये मेरा हो जाता है 0, यानी कि 10/16 × 10 का पावर 19। लेकिन 16 और 10 को अगर हम लोग भाग करेंगे तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छोटा हो जा रहा है संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि एक 0 यहाँ से ले लेंगे, एक 0 हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 100। इस 19 जीरो में से एक 0 ले लेंगे तो ये मेरा 2 0 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 16। अब इसको अगर हम लोग भाग करेंगे 16 को और 100 को, तो 16 5 6 16 6 96 97 98 99 100, 4 बच रहे मेरा, और 0 16 दूनी 16 3 48, तो 16 दूनी 32, 8 बच रहे, और 16 5 6 80, ये मेरा कट गया इस प्रकार से, और गुना हो जाएगा मेरा 10 का पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम लोग का निकल जाता है कि n बराबर कितना निकला, n बराबर मेरा निकलता है इतना। मतलब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर हम लोग उनको पूछेगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻80